नमस्कार मित्रों, ये वीडियो थोड़ा लंबा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको देखें। और ये इस पे है कि क्यों भारत की सेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देश को बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सब कुछ बचाने के लिए। इसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि सेना किस तरह से कमजोर हो गई है चाइना और अमेरिका के मुकाबले में, और किस तरह से राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम ये सबसे ज्यादा अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यदि ये कानून नहीं आते तो हमारी सेना का मजबूत होना करीब करीब अशक्य है। और इसलिए मैं सारे एक्टिविस्ट को कहता हूं कि वो राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम ये सारे कानूनों पे सबसे ज्यादा भार दे। और उनके पास जो दूसरे एजेंडा होते हैं, अक्सर कुछ एक्टिविस्ट का एजेंडा होता है तेल साबुन बेचना स्वदेशी के नाम पर, फिर अलग अलग सोशल मुद्दों में, जैसे कि भाई न्यूडिटी का विरोध करने में पूरा टाइम लगा दिया, या तो जो कांग्रेस के नेता ने, दिग्विजय सिंह ने कुछ उटपटांग बयान दे दिया, तो उसको सबको पता है कि ये संघी आदमी है, कोई उसको देखता नहीं है, तो भी उसको क्रिटिसाइज करने में घंटों लगा दिए। सबको पता है कि भाई ये पागल कुत्ते जैसा एक कुत्ता ही है, भौंकता रहता है, तो भी उसको क्रिटिसाइज करने में घंटों के घंटों लगा दिए। राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उसके पीछे 10-15 घंटे लगा दिए। तो ये सारा टाइम बर्बाद होता जाता है तेल साबुन बेचने में, बिना फिजूल के लोगों को क्रिटिसाइज करने में, और सोशल इश्यूज पे बहुत ज्यादा टाइम देने में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि देश के कानून सुधारना, मतलब ऐसे कानून का प्रचार करना कि जिससे हमारी सेना सुधर सके। तो अब मैं पहले आपको बताऊं कि राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम और दूसरे जो कानून हमने प्रपोज किए हैं कि बहुमत के द्वारा व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया जा सके, वो बड़ी जगह पे भ्रष्टाचार कम करने के लिए कंपलसरी है, बड़ी जगह पे। फिर आप यदि पुलिस कांस्टेबल ने 50 रुपए लिए और किसी मार्कशीट निकलवाने के लिए यूनिवर्सिटी के क्लार्क ने 100 रुपए लिए, यदि आप सिर्फ ऐसे छोटे भ्रष्टाचारों तक अपने आप को सीमित रखना चाहते हो तो उसके लिए तो किसी की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत कंप्यूटराइजेशन होता जाएगा ये भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे। हर एक चौराहे पे यदि सीसीटीवी लग जाता है तो कांस्टेबल का करप्शन कम हो जाएगा, ट्रैफिक कांस्टेबल का। पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार है, या तो अभी जो हेलीकॉप्टर के सौदे में राजमाता ने जो भ्रष्टाचार किया इटाली से हेलीकॉप्टर मंगाने के, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की। और फिर ये प्रधानमंत्री का ये जो कोयले का भ्रष्टाचार है, 2G का भ्रष्टाचार है, तो ये जो बड़े भ्रष्टाचार है वो सिर्फ राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम और एग्जीक्यूशन बाय मेजोरिटी वोट, यानी कि बहुमत के द्वारा व्यक्ति एसएमएस के द्वारा या पटवारी की कचहरी में जाके अपना मत व्यक्त करे और उस बहुमत के द्वारा व्यक्ति को फांसी के पे चढ़ा देना, उनके द्वारा ही ये भ्रष्टाचार बड़े कम हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा कि जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होता बड़े स्तर पे, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज, लोकपाल, तब तक सेना का मजबूत होना करीब करीब नामुमकिन है। और जब तक ज्यूरी सिस्टम नहीं आती। अब ये 3 लेवल पे है कि सेना मजबूत करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम इंपोर्टेड हथियार ले आए, जो कि अभी मनमोहन सिंह कर रहे हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट वेपन इंपोर्टर। और वो इंपोर्टेड हथियार क्यों काम नहीं आते सेना को? क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो जिस देश ने हमको हथियार दिया है उसके सामने तो वो हथियार काम आने ही नहीं वाला। अमेरिका ने हमको प्लेन दिए, तो वो प्लेन में अमेरिका किल स्विच रख के बेचता है। किल स्विच यानी
वो एक तरह की सर्किट होती है जिसको एक पर्टिकुलर टाइप के जब रेडियो सिग्नल मिले तो वो सर्किट काम करना बंद कर देगी, पूरा प्लेन ठप हो जाएगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप गूगल करना किल स्विच रडार इजराइल सीरिया, इतना आप गूगल करेंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सीरिया ने एक रडार खरीदा था फ्रांस से, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार में से एक था। और जिस दिन इजराइल के प्लेन आए बमबारी करने के लिए, तब उस रडार ने आधे घंटे तक काम नहीं किया। आधे घंटे के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। बस वो इजराइल के प्लेन आए और 10-15 मिनट में चले गए। वो जो आधे घंटे का टाइम था उसमें रडार ने काम नहीं किया, और उसका वजह भी यही बताई जाती है कि उसमें किल स्विच रखा था फ्रांस के इंजीनियरों ने, और उसका इंफॉर्मेशन उन्होंने इजराइल को दे दिया। तो इजराइल के जब प्लेन आने वाले थे उसके पहले उन्होंने रडार के किल स्विच एक्टिवेट कर दिया, और आधे घंटे तक रडार ने काम नहीं किया, प्लेन सब कुछ तबाह करके चले गए। फिर दूसरा कि जो विदेशी कंपनी ने हमको वेपन दिए हैं, जब युद्ध शुरू होगा तब उसके स्पेयर पार्ट की कीमत 100 गुनी कर देगा, 10 गुनी नहीं 100 गुनी। पूरा देश ही खरीद लो, यूं समझ लो, पूरा देश बेचने की नौबत आएगी। और तब 100 गुना क्या, वो 1000 गुना पैसा मांगे तो भी देना पड़ेगा। जबकि जो दूसरे दुश्मन देश है हमारे, अमेरिका चाइना, वो खुद हथियार बनाते हैं अपने देश में। तो उन्हें 10, 15, 20, 50 बम फेंकने हैं तो उनके लिए सिर्फ कॉस्ट है। हम फ्रांस से या रशिया से वेपन खरीदते हैं तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आता है, और वो प्रॉफिट जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। युद्ध के टाइम पे तो वो अनेक गुना प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। जबकि चाइना है वो खुद मिसाइल बनाता है, खुद फाइटर प्लेन बनाता है, तो इसलिए उसको उत्पादन पड़ता है कॉस्ट प्राइस पे। और मान लो हजारों मिसाइल बनाने हैं, सैकड़ों फाइटर प्लेन बनाने हैं, तो वो नई फैक्ट्रियां खुद डाल सकता है। जबकि हम फ्रांस को नहीं बोल सकते कि एक फैक्ट्री नहीं डाल दो, उसको डालनी होगी तो डाले, ना डालनी हो तो नहीं डाले। तो इस तरह से जो इंपोर्टेड हथियार है वो, एक तो हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से हथियार इंपोर्ट करते हैं। तो जिस दिन अमेरिका हम पे हमला करेगा, और आज नहीं तो कल तो करेगा ही, आज ना करे तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा। ऐसा थोड़ा है कि उसको इराक का खत्म कर दिया, लीबिया को खत्म किया तो गाड़ी रुकने थोड़ी वाली है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान तो तब वो हथियार काम नहीं करेगा। और उससे पहले एक खतरा है वो चीन की युद्ध होने का, तब काम नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि सेना को इंपोर्टेड हथियार खरीद के दो, सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाओ। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंप्रूव करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे लोकल वेपन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना पड़ेगा। अब लोकल वेपन मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इंजीनियरिंग स्किल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी कि एक जो हथियार है, कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम कोई भी ले लो, जैसे एयरप्लेन है, तो उसमें छोटे छोटे 10,000 पार्ट्स होते हैं, और वो सारे पार्ट एक फैक्ट्री के अंदर नहीं बनते, एक छत के नीचे नहीं बनते, वो पूरे देश में अलग अलग जगह पे बनेंगे। और उनमें से अधिकतर पार्ट है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाती है, बिग इंडस्ट्री के कोऑपरेशन से बनाती है। ऐसा नहीं है कि सारा काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से चलना चाहिए, चल सकता है, उसके लिए बड़ी फैक्ट्रियां भी चाहिए। बोइंग है, लॉकहीड है, वो तो जायंट साइज कॉर्पोरेशन है, रिलायंस से 10 गुने बड़े। पर छोटी कंपनियों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। अब जो छोटी कंपनी का जो मालिक होता है, छोटी कंपनी यानी कि जिसके अंडर 40-50 इंजीनियर है, या तो 40-50 लेबर और 10-20 इंजीनियर है, उसका जो मालिक है, इस तरह से 40-50 कंपनी एम्प्लॉय का मालिक, उसको 20 तरह के अधिकारी परेशान करते रहते हैं, उससे रिश्वत खींचते रहते हैं। फिर वो लोकल पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता है, मैजिस्ट्रेट हो सकता है, सेशंस कोर्ट का जज है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इंस्पेक्टर है, ये एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, वैट और सेल्स टैक्स एक ही हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सारे अधिकारी है, प्रोविडेंट फंड, लेबर इंस्पेक्टर, ये सारे अधिकारी दिन रात इसको परेशान करते रहते हैं, इससे पैसा खींचते रहते हैं। तो होता क्या है कि इनमें जो बहुत ही प्रोडक्टिव लोग होते हैं और टेक्निकली अच्छा, उनका टेक्निकल माइंड अच्छा होता है, लेकिन इस तरह से उनको खातिरदारी करना उनका स्वभाव नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी का मालिक, वो टेक्निकली बहुत ही स्किल्ड आदमी था, बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाता था, बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखता था, लेकिन उसको यदि मैंने किसी भारत के अंदर कोई फैक्ट्री चलाने का काम दिया होता
तो वो क्यों फेल होता कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आके उससे रिश्वत मांगता, वो उससे हाथापाई कर बैठता, दूसरे दिन वो जेल में जाता। वो क्यों इतनी बड़ी कंपनी अमेरिका में खड़ा कर पाया? वो पहले वो पीसीबी बनाता था, अपने एक छोटी सी उसकी दुकान थी, उसमें पीसीबी बनाता था, उसके बाद उसका कारोबार बड़ा हुआ। तो वो क्यों अपना कारोबार चलाया? क्योंकि जिंदगी में कभी कोई अफसर उसको गलत तरीके से परेशान करने नहीं आया, न कभी उसको छोटे किसी इस तरह से लेबर इंस्पेक्टर या प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर या तो किसी जज या मैजिस्ट्रेट जैसे आदमी को रिश्वत देने की जरूरत पड़ी। एक बार बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसके बाद हाई लेवल पे रिश्वत देनी पड़ी होगी, तो उसने कंसल्टेंट प्रोफेशनल रख लिए होंगे उसके लिए। पर जब वो 10-20 एम्प्लॉय का लेवल का आदमी था, जब उसके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी बड़े कंपनी के लॉ फर्म को हायर कर सके या बहुत बड़ा कंसल्टेंट पेरोल पे रख सके, तो और ऐसे में आदमी को अधिकतर काम खुद करना पड़ता है। ऐसे केस में कोई मिडिल लेवल का अफसर उसको परेशान करने नहीं आता था, इसलिए वो ग्रो कर पाया, वो ठीक से काम कर पाया। तो अधिकतर ये जो 40-50 एम्प्लॉय या उससे छोटे के फैक्ट्री चलाने वाले एम्प्लॉयर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अफसर उनको परेशान करते हैं। अब अमेरिका में वो अफसर क्यों उनको परेशान नहीं करते? ऐसा नहीं है कि वहां मोरल कैरेक्टर अच्छा है, ये झूठ बात है। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि अमेरिका का मोरल कैरेक्टर अच्छा है, नेशनल कैरेक्टर अच्छा है। खास करके ये जितने भी आरएसएस के लीडर है, वो सब एक ही बात बोलते हैं कि हमारा नेशनल कैरेक्टर नहीं है, भारत में नेशनल कैरेक्टर खराब है, इसलिए अमेरिका का नेशनल कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसलिए अमेरिका आगे। बकवास बात है। अमेरिका में अधिकारी इसलिए परेशान नहीं करता छोटे उद्योगपति को क्योंकि वहां ज्यूरी सिस्टम है। वहां पे अधिकारी को करना, केस बनाना पड़ेगा कि इतना इतना गलत किया है, जो यहां का अधिकारी भी करता है। यहां का केस जाता है जज के पास, जज बिका हुआ होता है, वो डेट पे डेट डालता जाता है, वो तो फैक्ट्री वाला परेशान हो जाएगा। जबकि अमेरिका में वो केस ज्यूरी के पास जाएगा तो ज्यूरी सबसे पहले सोचेगी कि भाई इस आदमी ने कुछ गलत ही नहीं किया है और अफसर है वो बिना मतलब का केस बना रहा है, तो अफसर को फाइन करते हैं। मैंने अमेरिका के बहुत सारे ज्यूरी केस में देखा कि यदि अफसर हद से ज्यादा गलत केस बनाए तो ज्यूरी है वो अफसर को फाइन करती थी, इसलिए अफसरों की हिम्मत ही नहीं होती थी बहुत झूठ या फ्रिवलस केस बनाने की, और इसलिए वो उद्योगपति को बहुत ज्यादा छेड़ते भी नहीं थे। यदि सचमुच उसके सामने कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हो, कॉन्क्रीट स्टेप हो, तभी उसको नोटिस भेजते थे। नोटिस भी भेजना, वहां पे अधिकारी यदि गलत नोटिस भी भेजता है तो भी उसको फाइन हो सकता है। तो इसलिए जो वो ज्यूरी सिस्टम क्यों इफेक्ट करती है, जज क्यों टाइम पास कर देता है या तो बिक जाता है और ज्यूरी में क्यों नहीं बिकता, उसका बेसिक रीजन ये है कि ज्यूरी सिस्टम में हर एक केस अलग अलग ज्यूरी के पास जाता है। तो जो जज लॉयर नेक्सस है वो ज्यूरी लॉयर नेक्सस नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हर एक जज चाहता है कि उसके जो रिश्तेदार वकील है उसकी कमाई 10-20 गुनी हो जाए, जबकि अमेरिका में ज्यूरी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। वो चाहता भी हो, हर एक ज्यूरी का आदमी चाहता भी हो कि उसका वकील है, उसका कोई रिश्तेदार वकील 10-20 गुना पैसा कमाए, वो क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि हर एक आदमी का रिश्तेदार वकील नहीं होता, वो ज्यूरी में आ गया। ज्यूरी रैंडमली सिलेक्ट होती है, जो वोटर लिस्ट है 1,00,000 लोगों का, 2,00,000 लोगों का, उसमें से रैंडम सिलेक्शन से 12-15 आदमियों को सिलेक्ट किया जाता है। तो उस ज्यूरी सिस्टम की वजह से वहां पे जज लॉयर नेक्सस नहीं होता, और एक आदमी ज्यूरी में आता है तो जिंदगी में एक ही बार आता है, या तो 10 साल तक वो दोबारा ज्यूरी में नहीं आता, तो वो अपने रिलेटिव को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं करा पाता। इसलिए जब वो आता है तो वो निष्पक्षता से देखता है कि भाई केस में कोई मेरिट है या नहीं, मेरिट है तो ठीक है, नहीं है तो केस को खारिज कर दो, मेरिट है तो उस आदमी को इतनी सजा करो, और वो फाइन कर देता है। दूसरा जो ज्यूरी में आता है वो आम आदमी होता है, वो ये भी देखता है कि इस तरह से हमने उद्योगपति को गलत परेशान किया तो उद्योगपति फैक्ट्री बंद करके चला जाएगा, एक जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा नहीं, तो हमारे एरिया में बेरोजगारी बढ़ेगी, युवा है वो बेरोजगार घूमेंगे, गुंडागर्दी पे जाएंगे। तो इसलिए ज्यूरर में जो एक आम आदमी आता है वो एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको रिस्पेक्ट की तरह देखता है कि भाई ये आदमी वेल्थ प्रोड्यूस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इस एरिया की गरीबी कम कर रहा है, इस एरिया में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो क्राइम कम हो रहा है, तो उसने सचमुच कोई गलत काम किया है तो ही उसको फाइन करो। लेकिन बिना मतलब का केस है तो वो केस को खारिज कर दो। इसलिए ज्यूरी सिस्टम है वो जो छोटे एम्प्लॉयर है 20-40 लोगों की फैक्ट्री चलाने वाले, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है और इसलिए वो ग्रो करते हैं, वो टेक्निकली ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हैं और वो एफिशिएंसी आगे जाके हथियार बनाने में काम आती है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां,
वो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती है। अमेरिका का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इट इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर वेपन मैन्युफैक्चरर, कि वहां पे जाके इंजीनियर 2-3 साल काम करता है तो उसकी स्किल इंप्रूव होती है, उसकी एक्सपर्टीज इंप्रूव होती है, उसके बाद वो किसी हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनी में नौकरी ले सकता है और वहां पे वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा, कम गलतियां करेगा और ज्यादा अच्छे क्वालिटी के वेपन बना पाएगा। तो ये लो लेवल पे ज्यूरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाई लेवल पे क्यों राइट टू रिकॉल जरूरी है कि राइट टू रिकॉल पीएम नहीं हुआ तो पीएम ही बिक जाएगा, जो अभी हो रहा है। पीएम खुद बोलता है कि वेपन हमको इंपोर्ट करने हैं, हमें लोकली मैन्युफैक्चर नहीं करने। हमारा पीएम ने 1-2-3 एग्रीमेंट साइन कर दिया, इसका मतलब कि हम न्यूक्लियर वेपन का हमको टेस्ट करना होगा, तो अमेरिका की परमिशन के बिना हम टेस्ट नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन को। तो और अमेरिका क्यों परमिशन देगा, वो कौन सा हमारा रिश्तेदार होता है। तो इस तरह के वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन हो रहे हैं आजकल क्योंकि हमारे पास राइट टू रिकॉल पीएम नहीं है, और इसलिए वो लोकल वेपन मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्टेप मनमोहन सिंह नहीं लेता, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत में बड़े पैमाने पे 100% लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो। जो हम वेपन बनाते हैं जैसे कि ब्रह्मोस है, पर आप गूगल करो ब्रह्मोस, उसका जो कोर है वो मेड इन रशिया है। बहुत सारे वेपन हमने लोकली बनाए हैं, पर उसका जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर चिप्स, वो सारे के सारे इंपोर्टेड है। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी नहीं बनाई। सेमीकंडक्टर पॉलिसी राजीव गांधी ने बनाई थी 1980 लेट 80s में, वो कैंसिल कर दी 1992 में, और उसके बाद 20 साल हो गए अभी तक नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी नहीं बनी। तो यहाँ पे जो जिसको कोई मान लो किसी को इंटेल जैसी बड़ी कंपनी फाउंड्री बनानी है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, तो उसको परमिशन ही नहीं मिलेगी फाउंड्री बनाने की। तो इसलिए यहाँ पे 8-बिट सीपीयू भी आज भी इंपोर्ट होता है, इंडिया में कोई लोकल मैन्युफैक्चर नहीं करता। चाइना तो 32-बिट 64-बिट सीपीयू खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, हमारे यहाँ 8-बिट सीपीयू भी सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से पूरा चिप और एडवांस पीसीबी है वो सारी इंपोर्टेड है, तो उसमें दुश्मन आसानी से उसको ट्रोजन रखने का भी मौका मिल जाता है, उससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और जो रिसर्च आइट्रेशन है कि एक चीज बनाई उसको छोटा सा इंप्रूवमेंट करके तुरंत दूसरी चीज बनाई, उसमें छोटा सा इंप्रूवमेंट करके तुरंत तीसरी, वो 1 साल का होने के बजाय 3-4-5 साल का हो जाता है। और उसका इफेक्ट हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास एक भी नहीं है आज। एक जो न्यूक्लियर सबमरीन का चर्चा आपने शायद सुना हो, वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो भी अभी फुल्ली कमीशन नहीं हुई है। वो बनाना शुरू किया था 1977 में, अब कहीं जाके खत्म हुई। मतलब कितना 30 साल लगे, जबकि चाइना के पास 20 से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन। तो अब ये हाई लेवल पर जो करप्शन है पीएम के लेवल पे, डिफेंस मिनिस्टर पे, उसकी वजह से हमारी सेना, हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मजबूत नहीं होगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वहां पे लोकपाल का कानून काम नहीं आएगा, लोकपाल खुद ही बिक जाएगा। लोकपाल का मेरा एक अलग वीडियो टेप है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लोकपाल से तो ऊपर से ये प्रॉब्लम और बिगड़ जाएगा, क्योंकि विदेशियों का काम आसान हो गया। आज विदेशी पूरा भारत क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि पूरा भारत पे कंट्रोल है कुछ 25-30 हजार IAS IPS अफसरों का, और 25-30 हजार से को कंट्रोल में करना, या तो उनको खरीदना, या तो उनको दबाना, या तो अपने 25-30 हजार आदमी अमेरिका से लाके, या तो अपने एजेंटों को रख देना, वो आसान काम नहीं है। इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, खास करके रॉकफेलर और वो सब, वो भारत में जनलोकपाल सिस्टम चाहती है ताकि उनको सिर्फ 11 लोगों को कंट्रोल करना पड़े। तो जनलोकपाल आने से काम विथ नो राइट टू रिकॉल जनलोकपाल, मतलब जो राइट टू रिकॉल जनलोकपाल विथ राइट टू रिकॉल जनलोकपाल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनलोकपाल भी एक ईमानदार अफसर की तरह काम करेगा। लेकिन यदि जनलोकपाल सिस्टम आता है विथ नो राइट टू रिकॉल जनलोकपाल, तो रॉकफेलर का और ये अमेरिकनों का काम आसान हो गया। उन्हें सिर्फ अपने 10-20 आदमी को लोकपाल की जगह बिठा देना है, और यदि उनमें से 2-4 आदमी ऐसा आ गए जो उनके एजेंट नहीं है तो खरीद लो उनको। हर एक को बोलो कि भाई तुम्हारे 3-3 रिश्तेदारों का नाम दो, उनको हर महीने हम 5-5 करोड़ की फी दे देंगे, और उनके द्वारा 11 जन लोकपालों के द्वारा पूरे देश के 20-25 हजार IAS IPS MP MLA मिनिस्टर जो है उन सबको कंट्रोल करो। तो इससे तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कम हो जाएगी। इसलिए हमें ये ज्यूरी सिस्टम और राइट टू रिकॉल के प्रचार पे फोकस देना चाहिए, न कि तेल साबुन के प्रचार पे। क्योंकि राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम आएगा तो
हमारी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़नी शुरू होगी। उसके बाद सवाल आता है कि हमें सेना खड़ी करने के लिए और हथियार बनाने के लिए पैसा चाहिए। अब इसमें तो कोई आईएमएफ की लोन नहीं मिलने वाली। आईएमएफ हमको इसलिए तो लोन नहीं देने वाला ना कि हम अमेरिका को लड़ने के खिलाफ सेना बनाए। तो ये पैसा तो हमको भारत में टैक्स डाल के लेना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा टैक्स के कानून है कि जिससे हम इतना पैसा इकट्ठा कर सके कि हम अमेरिका को टक्कर ले सके, ऐसी सेना बना सके? तो वो टैक्स के कानून है सिर्फ वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। सेल्स टैक्स से, जीएसटी से इतना पैसा आ भी नहीं सकता, और इतना पैसा लेने की कोशिश की तो जो लोअर क्लास है वो पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा कि वैट है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वो रिग्रेसिव टैक्स है। वो मेरा टैक्सेशन पे वीडियो, उसका लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा। वो रिग्रेसिव टैक्स है, यानी कि उसका भारी बोझ है वो लोअर क्लास पे आता है, अपर क्लास पे उसका बोझ बहुत कम आता है। जबकि वेल्थ टैक्स है, उसका बोझ हर एक पे बराबर आता है, लोअर क्लास पे बहुत कम आता है, क्योंकि उस पर वेल्थ ही नहीं है। नीचे की जो 30-40% पॉपुलेशन है उस पर वेल्थ टैक्स बहुत कम आता है, क्योंकि उसके पास वेल्थ नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स भी उस पर न के बराबर आता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने वारिसों को बहुत करोड़ों रुपया दे सके। तो लेकिन वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स है वो अधिकतर अपर क्लास के ऊपर जाता है, और उससे हम देश में हर साल 5 लाख करोड़ से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सेना मजबूत कर सके। तो अब ये कानून भी, इसके लिए टीसीपी मतलब राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, टीसीपी, वो सारे कानून चाहिए। टीसीपी आपको सेक्शन 1.3 में मिलेगा। ये मेरी किताब है rahulmehta.com/301.htm। उसमें है ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर, जिसके द्वारा हम भारत में वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स का कानून ला सकते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एमपी है वो सब बिके हुए हैं। वो उन्हीं के एजेंट है जिनके पास 10-20 हजार करोड़ की मतलब इतनी बड़ी दौलत है। तो वो कभी वेल्थ टैक्स का कानून पास ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके एजेंट बना कर रहे हैं। वो इनहेरिटेंस टैक्स का कानून भी पास नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कि ये राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम की क्या जरूरत है? हटाओ ये सारे 500 एमपी को, और आम आदमी पार्टी के अच्छे 500 एमपी को रख दो, या तो जितनी ये सुब्रमण्यम स्वामी को रख दो, या तो अन्ना को एमपी बना दो, या तो अरविंद गांधी को एमपी बना दो। भाई आने के बाद वो भी बिक जाएंगे। मैं अभी से आपको सबूत देता हूं, बाद में क्या बिकेंगे। वो अभी से वेल्थ टैक्स का विरोध कर रहे हैं, वो अभी से इनहेरिटेंस टैक्स का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं वेल्थ टैक्स का? क्योंकि जो अमेरिकन कंपनियां उन्हें मीडिया फाइनेंसिंग, मीडिया स्पॉन्सरशिप दे रही है, उनपे भी वेल्थ टैक्स आएगा। तो उनको हर साल उनके पास जो दौलत है अमेरिका, भारत में उनके पास जितनी जमीन है, जितनी ये उनके शेयर वगैरह है, उस पर उनको 1% टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई अमेरिकन कंपनी वेल्थ टैक्स नहीं देना चाहती। इसलिए आप अभी जो 500-600 एमपी है, मतलब 545 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के, उनको हटा के आप ईमानदार एमपी लाओगे तो वो 800 एमपी भी हफ्ते 2 हफ्ते में बिक जाएंगे। और इसके लिए राइट टू रिकॉल या तो ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर, जो कि एक तरह का रेफरेंडम प्रोसीजर की तरह काम करेगा, जिसमें नागरिक है वो सीधा एमपी को कहे पूछे बिना वेल्थ टैक्स के कानून खड़े कर सकते हैं। तो वेल्थ टैक्स का कानून खड़ा करने के लिए भी हमें चाहिए कि हम ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर को जितनी हो सके जल्दी गैजेट में छपाए, ताकि सेना खड़ी करने के लिए हमें जो पैसा चाहिए वो आ सके। अब क्या सेना को इतना महत्व देना जरूरी है? अक्सर एक क्वेश्चन मुझे आता है कि भाई हमें सेना को महत्व देना चाहिए, पर बाद में अभी हमें फोकस करना चाहिए तेल साबुन पे, टूथपेस्ट पे, फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स का विरोध करने में, फिर और हमको ये कल्चर पे कि दिन रात ये एकता कपूर का विरोध कर रहे थे, या तो सनी लियोन का विरोध करने में घंटों के घंटे लगा दो। सेना पे फोकस करना चाहिए, पर बाद में, यानी पूरे एक्टिविज्म का सिर्फ 5-10% ही देना चाहिए, क्योंकि सेना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि अभी जितनी सेना है वो मजबूत है, इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान या चीन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये थोड़ी गलत फहमी है। हुआ क्या कि हम थोड़े सोते रहे। सोते किस सेंस में कि 1950 के आसपास जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमारी सेना
चीन की सेना से ज्यादा मजबूत थी हर तरह से। चीन के पास नेवी न के बराबर थी, हमारे पास नेवी थी। एयरफोर्स चाइना के पास 0 था, हमारे पास एयरफोर्स था। और हमारे सैनिकों के पास हथियार भी ज्यादा थे, भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तभी भी हमारी सेना पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत थी। हथियार बनाने की अधिकतर फैक्ट्रियां भारत में थी, पाकिस्तान में नहीं थी। हथियार बनाने के इंजीनियर अधिकतर भारत में थे, पाकिस्तान में नहीं थे। और उस समय ब्रिटेन की, फ्रांस की सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो भारत पे हमला न कर सके। मतलब उस समय की भी ब्रिटेन की सेना भारत की सेना से तो कई गुना ज्यादा मजबूत थी, अमेरिका की सेना। पर वो भारत की सेना भारत पे हमला कर सके इस परिस्थिति में नहीं थे। और दूसरा एक बड़ा खतरा था कि भारत पे हमला कर भी दे तो यदि रूस उनकी भारतीयों की मदद करना शुरू करे तो ब्रिटेन की क्या, अमेरिका की सेना भी हार जाती। अमेरिका भी मान लो 1950 में सोचता कि चलो भारत पे आक्रमण करके भारत पे कब्जा कर लेते, तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यदि रूस की सेना उस समय भारत को मदद करती और अमेरिका हार जाता, जैसे वियतनाम में हुआ। वियतनाम में अमेरिका हारा क्यों? क्योंकि रूस वियतनाम की मदद कर रहा था। यदि रूस ने मदद नहीं की होती तो वियतनाम पूरा 3 महीने में खत्म हो जाता। उत्तर वियतनाम पूरा का पूरा 3 महीने में, जिस तरह से इराक खत्म हो गया, पूरा का पूरा नॉर्थ वियतनाम खत्म हो जाता। तो उस समय भारत की सेना मजबूत थी, सोवियत यूनियन का बैक सपोर्ट था, इसलिए युद्ध का कोई खतरा नहीं था। फिर 1962 में चीन ने साबित कर दिया कि हमारी सेना कितनी कमजोर हो गई, तो थोड़ी सी अवेयरनेस आई। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो 3-4 युद्ध हुए, कारगिल के युद्ध को चौथा युद्ध मान लो, तो उसके तीनों युद्ध में हमारी जीत हुई। और इसलिए हम ये सोच में आ गए कि हमारी सेना बहुत मजबूत हो गई है। पर हमारी सेना पाकिस्तान के मुकाबले मजबूत हो गई है। एक झूठा भ्रम कैसे पैदा हो गया कि हमने पाकिस्तान जैसे एकदम कबाड़ी देश को 3 बार हरा दिया, और उससे हम सोचने लगे कि अब तो हम अमेरिका को भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चीन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ब्रिटेन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो गलत था, वो गलत भ्रम क्रिएट हो गया। 3 आसान सफलताओं के कारण हमने ये गलत भ्रम में आ गए कि अब हम पूरी दुनिया से अपने आप को बचाने के लिए सक्षम है। कारगिल में हमारी कमजोरी पूरी की पूरी एक्सपोज हो गई कि कारगिल का युद्ध है, मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कारगिल का युद्ध पाकिस्तान हार गया, भारत भी हार गया, अमेरिका जीत गया। कि अमेरिका ने उसमें रेफरी का रोल किया, और रेफरी ऐसा कि उसने बोला कि अब युद्ध बंद करो, और भारत को उस वक्त युद्ध बंद करना पड़ा, पाकिस्तान को भी युद्ध बंद करना पड़ा। और यदि भारत उसकी बात, अमेरिका की बात नहीं मानता कि युद्ध बंद करो, तो भारत हार जाता, और पाकिस्तान नहीं मानता तो पाकिस्तान हार जाता। यानी अमेरिका के मोटिवेशन पे युद्ध शुरू हुआ, और अमेरिका के कहने पे युद्ध खत्म करना पड़ा दोनों देशों को। वो मेरा पूरा एक दूसरा वीडियो एक्सप्लेन करता है। पर कारगिल के वीडियो से हमारी सारी कमजोरियां बाहर आ जाती है, यदि पेड मीडिया ने उसको दबा नहीं दिया होता। वो ये कि हमारे पास यदि लेसर बम होता और लेसर मिसाइल होती, लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड मिसाइल, या 2 में से एक, तो हमारे एक भी सैनिक नहीं मरता। हम लेसर गाइडेड बम या लेसर गाइडेड मिसाइल के द्वारा पाकिस्तान ने जितने बंकर बनाए थे, सारे बंकर को तोड़ सकते थे, उनके सारे घुसपैठियों को मार सकते थे। लेकिन हमारे पास लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड मिसाइल आखिर में आए, और उसके बाद ही युद्ध में परिवर्तन हुआ। हमको दिया, रशिया ने भी नहीं दिया, फ्रांस ने भी नहीं दिया, अमेरिका तो देता ही, चाइना तो देने ही नहीं वाला था, ब्रिटेन ने भी नहीं दिया, इजराइल ने भी लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड मिसाइल नहीं दिए। इजराइल ने हमारी काफी मदद की, बफर्स के तोप के गोले इजराइल ने भेजे थे, और इसके लिए हमें इजराइल का धन्यवाद कहना चाहिए। पर अमेरिका ने मना किया था कि लेसर गाइडेड बम नहीं देना है, तो इजराइल भी नहीं दे सकता। तो लेसर गाइडेड बम नहीं मिले, इसलिए हमें सैनिकों को कहना पड़ा कि तुम पर्वत पे चढ़ो, और वो पर्वत के बंकर बना के बैठे थे, तो एडवांटेज ऑफ हाइट उनको मिला, तो हमारे 800,000 सैनिक मर गए उसकी वजह से। तो इससे काफी कमजोरियां सामने आई, लेकिन पेड मीडिया ने इसको कवरेज न देने की वजह से ये सब कुछ साइडलाइन हो गया। अब हमारी परिस्थिति क्या है भारत की सेना की, कि मान लो भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, दुनिया में कोई देश किसी की मदद के लिए नहीं आता, आइसोलेटेड सिनारियो देख लो, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं, हम पाकिस्तान की सेना को खत्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सिनारियो ये नहीं होने वाला। सिनारियो ये होने वाला है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा, और तब पाकिस्तान को चीन या अमेरिका 2 में से एक देश पूरी मदद करेगा। सऊदी अरेबिया पैसा देगा पाकिस्तान को, और चीन या अमेरिका 2 में से एक देश या
एक देश उसको मुंह मांगे हथियार देगा, पैसे देने पे, पैसा सऊदी अरेबिया देगा, लेकिन पैसा दे मिलने पे मुंह जो हथियार चाहिए वो सारे हथियार देगा, चाइना या अमेरिका। सैटेलाइट हेल्प देगा और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देगा कि अभी भारत की सेना कहां कितनी बैठी है, कहां भारत के प्लेन कितने कहां पर है, और उस इंफॉर्मेशन से पाकिस्तान, चाइना के हथियार लेकर पाकिस्तान यदि फुल स्केल अटैक करता है तो क्वेश्चन आएगा कि क्या अमेरिका हमको दूसरे दिन मदद करने के लिए हथियार देगा या नहीं। मान लो अमेरिका ने दूसरे दिन हथियार देना शुरू किया हमें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को हरा सकती है, रोक सकती है। लेकिन अमेरिका यदि दूसरी बुद्धि अपनाता है कि पहले भारत को 3 महीने तक पिटने दो, 3 महीने के बाद मदद करेंगे, लेकिन 3 महीने तक बराबर की मार खाने दो भारत को, पाकिस्तान और चाइना के हाथ, हम 3 महीने बाद मदद करेंगे, ताकि उसे हमारे मदद की कीमत पता चले एक एक भारतीय को। वो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि 3 महीने क्यों बाद में मदद करेगा। तो मतलब कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर अटैक करते हैं और अमेरिका यदि 3 महीने बाद मदद पहुंचाना शुरू करता है, तो उस 3 महीने के दौरान पाकिस्तान की सेना कलकत्ता और मद्रास तक आ जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। उसमें पाकिस्तान की सेना की महानता नहीं है, महानता है वो चीन के हथियारों की है। चीन के पास जो हथियार है वो इतने ताकतवर है कि वो पाकिस्तान जैसे कमजोर सेना को भी इतनी ताकत दे सकते हैं, और यदि उस समय अमेरिका, भारत को अमेरिका के हथियार टाइम से न मिले तो वो हथियारों की शक्ति से वजह से पाकिस्तान की सेना कलकत्ता और मद्रास आ सकती है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी, वो है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल है वो, भारत के पास एक भी रडार ऐसा नहीं है जो कि क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर सके। 2014 में एक रडार खरीदने की प्रोसीजर शुरू होगी, कब वो रडार आएगा भगवान जाने। पर आज की तारीख में चाइना के पास ऐसे क्रूज मिसाइल है जो कि भारत में 502 किलोमीटर अंदर घुस के किसी भी स्टेशन को, किसी भी पॉइंट को उड़ा सकते हैं, और भारत उसके सामने डिफेंसलेस है। अब चाइना इस तरह के क्रूज मिसाइल सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान को देता है, तो पाकिस्तान अपने बॉर्डर से क्रूज मिसाइल फेंक फेंक के जितने भी इंडियन मिलिट्री के इंस्टॉलेशन है, एयरफोर्स के हैंगर है, पावर स्टेशन है, ब्रिज है, उसको उड़ा सकती है। और उससे वो एडवांस, उसको और एडवांस करने का मौका मिल गया, और फिर धीरे धीरे इस तरह से एडवांस चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्रूज मिसाइल के साथ बचने का कोई हथियार नहीं है। फिर जो एयरफोर्स के प्लेन है वो हमारे पास सारे मेड इन अमेरिका है, मेड इन फ्रांस है, मेड इन ब्रिटेन है, कुछ मेड इन रशिया भी है। वो मान लो चाइना से ज्यादा सुपीरियर भी हो, लेकिन चाइना खुद बना रहा है अपनी फैक्ट्रियों में, इसलिए वो सैकड़ों की संख्या में एयर फाइटर प्लेन खुद बना सकता है। इसलिए वो इतने सारे फाइटर प्लेन बना के पाकिस्तान को देगा कि हमारा एक फाइटर प्लेन उड़ाए, उसके सामने हम पाकिस्तान के 3 फाइटर प्लेन भी उड़ा दे तो भी पाकिस्तान के पास ज्यादा फाइटर प्लेन होंगे। तो इस तरह से फाइटर प्लेन भी आगे, तो एक तो क्रूज मिसाइल का शील्ड है, वो क्रूज मिसाइल के थ्रू अटैक बढ़ता जाएगा, फाइटर प्लेन के थ्रू अटैक बढ़ता जाएगा, और इस तरह से हमें पाकिस्तान की सेना अंदर से अंदर घुसती जाएगी। अब मान लो भारत की सेना रूपी दीवार टूट गई, तो अंदर का पूरा भारत खोखला है। खोखला किस सेंस में कि भारत में 1% सेना और पुलिस को के सिवा, सेना और पुलिस के सिवा जो सिविलियन फोर्स है, उसमें से 1% पॉपुलेशन के पास भी बंदूक नहीं है, और AK-47 लेवल की राइफल तो शायद 0.1% के पास भी नहीं है, किसी भी सिविलियन के पास है ही नहीं। गिने चुने शायद पर्सनल सिक्योरिटी वालों के पास 2-5 के पास हो तो अलग बात है, बाकी यूं समझो कि पूरे हिंदुस्तान में सारे पुलिस वालों के पास भी नहीं है। मिलिट्री के पास, हर एक सैनिक के पास AK-47 या उससे अच्छी राइफल है, CRPF में अधिकतर के पास है, सबके पास नहीं है। पर जो 15 लाख की पुलिस है उसमें भी सबके पास AK-47 नहीं है, और जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसमें तो है ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास AK-47 है।
लीगली इलीगली कुछ भी, लेकिन उनके पास है। और करोड़ों की संख्या में वो AK-47 चाइना से और अफगानिस्तान से ला भी सकते हैं। हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है कि हम साल में 1 करोड़ AK-47 का उत्पादन कर सके। चाइना के पास फैक्ट्रियां हैं कि साल में 5 करोड़ AK-47 का वो उत्पादन कर सकते हैं, करनी हो तो, उतनी फैक्ट्रियां उनके पास। तो वो दमनादन AK-47 राइफल, तो पाकिस्तान में करोड़ लोगों के पास तो आज की तारीख में AK-47 है। युद्ध शुरू हुआ तो वहां पे 3 करोड़ लोगों के पास AK-47 आ सकती है। तो एक बार भारत की सेना रूपी दीवार टूट गई तो पूरा का पूरा भारत खोखला है। किसी के पास बंदूक नहीं है, नेल कटर भी नहीं है। पूरी पाकिस्तान की सिर्फ सेना नहीं, वहां के करोड़ों नागरिक भी भारत में घुस आएंगे और फिर क्या गदर मचाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि 1947 की हिस्ट्री पढ़ो कि 1947 में कराची में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या ढाका में क्या गदर मचा था। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लूट होगी, कत्लेआम होगी। जितना जो मिलेगा वो लूट लेंगे, जो कीमती सामान होगा, जो कीमती नहीं होगा वो जला डालेंगे, और करोड़ों की संख्या में अपहरण भी होंगे। जितना 1947 में हुआ था उसको तुम 10 या 20 या 50 से मल्टीप्लाई कर लो, उतनी बड़ी हिंसा हो सकती है यदि भारत की सेना रूपी 10 लाख की दीवार टूट गई तो। भारत में सिर्फ 10-11 लाख सैनिक है, जो CRPF है, पैरामिलिट्री फोर्स, और 15 लाख, उसमें इतनी ताकत नहीं है जितनी सेना में है। तो इस तरह से ये एक रियल पॉसिबिलिटी है कि यदि अमेरिका हमको दूसरे दिन मदद नहीं पहुंचाता और कहता है कि चलो भारत को 3 महीने बाद मदद करेंगे, तो चीन और पाकिस्तान मिलके, चीन अपने सैनिक नहीं भेजेगा, चीन सिर्फ हथियार देगा पाकिस्तान को और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देगा, और उसके हथियारों के द्वारा पाकिस्तान की सेना भारत में कलकत्ता और मद्रास तक घुस सकती है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के करोड़ों लोग भी घुस आएंगे। और पुलिस है, उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है कि वो AK-47 के सामने टिक सके। जो अपने बॉम्बे में देख लिया, कसब 12 लोग आए थे, कितने लोग थे वो, कितने आदमी थे, 12, 15, 20 कितने थे, और पुलिस खत्म हो गई पूरी। 10 पुलिस वाले तो वहीं ढेर हो गए, उनके पास उतने एडवांस वेपन थे ही नहीं कि वो इनके सामने टिका है। तो और कसब के पास बम नहीं था, उसके पास रॉकेट लॉन्चर नहीं था। ये जो पाकिस्तानी आएंगे वो तो बम और रॉकेट लॉन्चर लेके आएंगे। और इतना ही नहीं, भारत के अंदर 1-2 करोड़ बांग्लादेशी तो आज ही मौजूद है, कोने कोने में। बॉम्बे में 1-2 लाख बांग्लादेशी है, दिल्ली में 1-2 लाख बांग्लादेशी है, बेंगलोर में 1-2 लाख बांग्लादेशी है। चाइना उनको भी तो बड़ी संख्या में AK-47 ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर पहुंचा सकता है। तो इस तरह से करोड़ों की संख्या में कत्लेआम हो सकती है, अपहरण हो सकते हैं, लूटपाट हो सकती है। तो उसके लिए बचने का तरीका क्या है, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई कानून पास करना चाहिए कि हर एक भारतीय के पास बंदूक हो। जो कानून स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में 25 साल से बड़ी उम्र का, 25 से 45 साल की उम्र के हर एक नागरिक के घर में बंदूक और 24 गोलियां होना जरूरी है। ये 24 गोलियां का आंकड़ा मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा, उनके कानून में लिखा है। अलग अलग कैंटोन में अलग अलग कानून है, कहीं 24, वहां पे कैंटोन यानी जिले कहते हैं। स्विट्जरलैंड में कुछ 30 जिले हैं, कुछ जिलों में 24 बंदूक का कानून है, कुछ जिलों में 40 गोलियों का कानून है, कुछ जिलों में 24 गोलियों का कानून है। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक यूनिफॉर्म लॉ है कि हर एक व्यक्ति को 25 से 45 साल की उम्र का हो, उसको अपने घर में बंदूक रखनी पड़ती है और घर के अंदर 24 गोलियां रखनी पड़ती है। तो इस तरह का कानून हमारे लिए भी होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान, यदि भारत की सेना रूपी दीवार टूट गई तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग घुस आएंगे, और करोड़ बांग्लादेशी तो ऑलरेडी मौजूद है भारत में, शायद ज्यादा, उनसे हम अपना बचाव कर सके। लेकिन ये सारे कानून भी कब आएंगे, जब हमारा ध्यान तेल साबुन से हटे, ये एकता कपूर और सनी लियोन के चक्कर से हम बाहर आए और कम से कम इन मुद्दों पे फोकस करना शुरू करें, इसका प्रचार करना शुरू करें, लोगों को समस्याओं के बारे में बताएं, उपायों के बारे में बताएं, तब होगा। यदि हम दिन रात उसी को, जो ये सनी लियोन है या तो मुकेश भट्ट है या महेश भट्ट है या जो भी है, यदि सिर्फ उन्हीं से उलझने में निकाल दिया हमने, तो ये सारे चीजों के प्रचार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इससे फिर जितना हम भारत की सेना को मजबूत करने के लिए जो जो कानून हमें चाहिए,
हम वो कानून लाने में जितना डिले कर रहे हैं उतना हमारे दुश्मन को फायदा हो रहा है, क्योंकि दुश्मन टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। आप चाइना में जाओ तो वहां इन सारी चीजों पे कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो इस चीज में टाइम लगा रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हथियार बने। पाकिस्तान ठीक है, वो कबाड़ी देश है, उससे कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब चाइना पाकिस्तान को हथियार देगा। अब अंत में एक क्वेश्चन आता है कि भाई अमेरिका दूसरे दिन मदद करने क्यों आएगा, 3 महीने बाद क्यों आएगा? तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो आप एक व्यापारी हो, आपका 50 लाख करोड़ का सालाना व्यापार चल रहा है, शोरूम है ज्वेलरी का, कपड़े का, कोई अच्छा बिल्डर हो, कुछ भी कोई अच्छी पोजीशन पे आप हो, और एकाएक आपका कारोबार बढ़ने लगा क्योंकि वहां इकोनॉमी बढ़ने लगी, तो 3 लोगों के मुंह में पानी आएगा। एक तो वहां का जो एमएलए मिनिस्टर है वो कि साला बिजनेसमैन इतना कमा रहा है, वहां का जो पीआई एसपी है, पुलिस वाला है, सीनियर इंस्पेक्टर वो, और तीसरा वहां के जज को, तीनों के मुंह में पानी आएगा कि भाई कैसे इस आदमी से थोड़ा पैसा बटोरा जा सके। अब वो इंस्पेक्टर या मिनिस्टर या जज खुद आपके शोरूम में आके पैसा मांगेगा तो आप शायद दोगे भी नहीं, या तो 10-20 हजार 5,000 जैसी छोटी गिफ्ट दोगे और उसको भी मांगने अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये 3 लोग क्या करते हैं, वो किसी गुंडे को बोलेंगे कि जाओ उस व्यापारी की जाके पिटाई कर, उसके शोरूम में जाके धमका, उसके कस्टमरों को भगा दे, उसको स्टाफ की जाके पिटाई कर दे। तो वो जब आपके शोरूम में आके गदर मचाएगा, तब आपको जब एफआईआर लिखाने जाना पड़ेगा, तब आप सामने से 50,000 दोगे। वो फर्क होता है। यदि मिनिस्टर, इंस्पेक्टर या जज आपके शोरूम में आके मांगे तो आप नेगोशिएट करेंगे कि 50,000 नहीं, आजकल धंधा ठीक नहीं कर रहा, 5,000 से काम चला लीजिए। लेकिन गुंडे ने आपकी पिटाई की, आपके स्टाफ की पिटाई की, और अब आप एफआईआर लिखाने जा रहे हो, तो आप वो मांगे उससे पहले आप 50,000 उसके सामने रखोगे, और तब वो कहेगा कि साहब ये तो हमारा, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, 50,000 के हमें 5 रुपया भी नहीं चाहिए, और वो आपको 1 रुपया भी नहीं लेगा, और फिर गुंडे को फोन करेगा कि जाओ उसके स्टाफ की डबल पिटाई करना कल। तो दूसरे दिन आप जाके उसको 2 लाख दोगे। तो गुंडा जितना ही आपको ज्यादा परेशान करेगा, आप सामने से स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उसको उतना ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाओगे। फिर एक लिमिट के आके बाद रुकना पड़ता है, क्योंकि प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो दूसरे इलेक्शन में आप उस एमएलए को बदल के या मिनिस्टर को बदल के दूसरे को मिनिस्टर को रख दोगे तो उसका धंधा ही पूरा चौपट हो जाएगा, सारी इनकम उसकी गई। इसलिए एक कंट्रोलिंग फैक्टर होता है कि भाई 50 लाख कमा रहा है तो इससे 10 लाख से ज्यादा मत खींचो। वो लिमिट हर एक व्यापारी रखेगा तो पुलिस वाला, जज और मिनिस्टर भी रखेगा, लेकिन वो इतना देखता है कि गुंडा जितना तुमको ज्यादा परेशान करता है, जितना तुमको ज्यादा भयभीत करता है, उतना तुम ज्यादा पैसा दोगे। तो पहले ही दिन गुंडे को मार देना वो उसके हित में नहीं है। वो एक कहानी है बिल्ली की, चूहे की और शेर की, कि बिल्ली ने चूहे को मार दिया तो दूसरे दिन शेर ने बिल्ली को खाना पीना देना बंद कर दिया। और अब आज की जो बिल्लियां हैं उसने वो कहानियां पढ़ी है, इसलिए वो चूहे को मारेगी नहीं कभी। तो इसलिए जिस तरह से ये एक छोटे लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यापारी है और दूसरी तरफ पुलिस है, जज है और मिनिस्टर, जो कि तीनों अंदर मिले हुए हैं, वो गुंडे को बोलते हैं कि जा तू इस व्यापारी को परेशान कर ताकि वो व्यापारी हमारे पास आए और मुझे 2-5 लाख रुपया दे। तो वही अमेरिका का है। अमेरिका ने पाकिस्तान को खड़ा ही इसीलिए किया है कि वो भारत को बराबर का परेशान करे, आतंकवादी भेजे, हमले करे, ताकि भारत को अमेरिका के जाके घुटनों के बल पड़ के उसको पांव छूने पड़े, प्रार्थना करनी पड़े कि भाई तू पाकिस्तान को मदद करना बंद कर, भाई तू भारत को थोड़ी मदद कर। जैसे कि कारगिल के टाइम भारत के नेताओं को क्लिंटन के पांव छूने पड़े थे कि भाई साहब तुम पाकिस्तान को मदद करना बंद करो, हमको थोड़ी मदद दो, हमको लेसर बम दो, हमको ये दो, हमको बफर्स के तोप के गोले आने दो भारत में। और उसके बलबूते फिर उसके बाद में जैसे कारगिल वार खत्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन में अमेरिका ने पहला काम दिया कि भाई ये इंश्योरेंस बिल पास करो, करना पड़ा, क्योंकि नहीं करते तो दूसरी बार कारगिल होता, तो इस बार डबल कारगिल होता। तो ये जो पाकिस्तान रूपी गुंडा है वो अमेरिका ने खड़ा ही इसीलिए किया है ताकि भारत को परेशान किया जा सके और बदले में भारत को अमेरिका की कंपनियों को माइंस देनी पड़े, कॉन्ट्रैक्ट देने पड़े, लाइसेंस देने पड़े, जो भी चाहिए उनको वो देना पड़े। अब वो इस गेम में चाइना भी आ गया। अब चाइना भी पाकिस्तान को हथियार और पैसे दे रहा है ताकि भारत को दबाया जा सके। तो इसमें सेंट्रल पॉइंट क्या है कि अमेरिका जितनी देरी से मदद करने आएगा, बहुत ज्यादा देरी भी नहीं करनी कि पूरा भारत खत्म हो जाए, लेकिन यदि पहले दिन मदद करने आता है तो हम उतना भाव नहीं देंगे उसको,
और हमें उसका महत्व भी इतना पता नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान की सेना कलकत्ता और मद्रास तक आ जाती है और बड़े पैमाने पे लूटपाट होती है, हत्याएं होती है, अपहरण होते हैं, आगजनी होती है, और उसके बाद अमेरिका मदद करने आता है, पिक्चर के एंड में हीरो की तरह एंट्री करता है, तो उसका महत्व पता लगेगा, वो ज्यादा भाव वसूल कर सकेगा। एक अमेरिकन सोच है, सच गलत मेरे हिसाब से गलत, पर उनके हिसाब से ये सोच है। ये सोच क्या है कि भाई भारत के लोग क्यों दब नहीं रहे, क्यों अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे, क्यों आज भी वो गोहत्या का विरोध कर रहे हैं, क्यों वो आज भी अमेरिका के मतलब ये भारतीय धर्म को नहीं छोड़ रहे, मतलब हिंदू धर्म को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनमें मिथ्याभिमान है। मिथ्याभिमान ये उनकी सोच है, हम स्वाभिमान कहते हैं, मेरे हिसाब से भी स्वाभिमान है, पर उनके हिसाब से ये मिथ्याभिमान है कि ये भिखारी लोग हैं और क्यों अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। इनको बराबर धुलाई होने दो, एक बार इनकी बराबर धुलाई होगी तो अपने आप इनका ये भूत निकल जाएगा। तो इसके बाद वो हम कहेंगे कि एक मल्टीनेशनल कंपनियां लानी है तो वो कहेंगे साहब 10 ले आओ, हम कहेंगे कि कोक बेचना है तो साहब कोक के साथ में जहर भी बेचो। जितना यहां पे नुकसान ज्यादा होगा, जितनी यहां पे कमजोरी, जितनी यहां पे कठिनाइयां होगी, उतना हम विदेशी कंपनी हो या तो विदेशी धर्म हो या तो विदेशी संस्कृति हो, उसको हम जल्दी से अपनाएंगे। ये उनकी सोच है। इसलिए अमेरिका यदि, चीन और पाकिस्तान यदि मिलकर हमला करते हैं तो अमेरिका मदद करने तो आएगा, क्योंकि एंड में उसे भारत खोना नहीं है, उसको भी भारत की पूरी माइंस चाहिए, उसको भारत के लोगों पे कंट्रोल करना है, उसको ये जो पॉपुलेशन है उसको गुलाम बना के रखना है, उसको भारत अपने हाथ से नहीं जाने देना है। लेकिन वो 3 महीने बाद आएगा ताकि भारत में वो अपने ठोक के बल अपना पांव जड़ा सके, और उस समय भारतीय उसको खुद अप्रिशिएट करे कि थैंक यू अमेरिका, आप हमारी मदद के लिए आए, वरना पाकिस्तानियों ने तो हमको पूरा का पूरा तबाह कर दिया होता, सबको मार डाला होता। तो ये स्थिति से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमें ऐसी नौबत ही ना आने दे कि हमें अमेरिका की जरूरत पड़े। आज ये परिस्थिति हो गई है कि यदि चीन भारत पे हमला करता है या चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला करते हैं तो हम अमेरिका की मदद के बिना बच ही नहीं सकते। ये आज की वास्तविक परिस्थिति है। तो ये परिस्थिति से हम कैसे बच सकते हैं? ये परिस्थिति से हम कैसे बच सकते हैं कि एक तो हर एक हिंदुस्तानी को बंदूक दी जाए, पर वो कानून भी हमें पहले गैजेट में छपवाना पड़ेगा। आज की गैजेट में जो कानून है उसके मुताबिक तो कमिश्नर लाइसेंस दे ही नहीं सकता। कमिश्नर पे एक इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है कि इस जिले में तुझे 1000 से ज्यादा लाइसेंस नहीं देने, वो इनडायरेक्ट होता है। चीफ मिनिस्टर है, वो कमिश्नर को फोन करके बता देता है कि तुम्हारे जिले में 1000 से ज्यादा लाइसेंस नहीं देने, तुम्हारे जिले में 2000 से लाइसेंस ज्यादा नहीं देने। तो कमिश्नर है, वो पुलिस कमिश्नर इससे ज्यादा लाइसेंस दे ही नहीं पाता। इसलिए हमें पहले गैजेट में कानून लिखवाना पड़ेगा कि जिस आदमी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए उसको लाइसेंस मिल जाएगा। यदि वो आदमी ठीक नहीं है तो ज्यूरी ट्रायल के द्वारा उसका लाइसेंस बाद में कॉन्फिस्केट हो सकता है, वो मैंने अलग चैप्टर में डिस्कस किया। और दूसरा कि हमें अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और भारत में बड़े पैमाने पे हथियार बने, उसके लिए हमें अलग अलग कानून पास करवाने चाहिए। और वो कानून की लिस्ट मैंने इसमें चैप्टर 24 में दी है। इसमें से MRCM, फिर ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल PM, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, एग्जीक्यूशन बाय मेजोरिटी वोट, और ये सारे कानून। अब भारत में जो अक्सर आपको अमीर लोग मिलेंगे, जो अमीर लोग हैं वो राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम का 2 वजह से विरोध करते हैं, और वो सेना की मजबूती के पक्ष में भी नहीं है। आपको बहुत सारे अमीर लोग मिलेंगे जिनको चिंता है ह्यूमन राइट्स की, फिर महिलाओं के अधिकार की, फिर ये सेक्युलरिज्म की। उनको चिंता इस बात की शायद नहीं है कि कसब ने 300 लोगों को मार दिया, इस बात की है कि भारत में करोड़ों लोगों ने कसब की फांसी की डिमांड क्यों की। ऐसे 300 लोग हैं, बड़े बड़े आदमी है वो 300 आदमी। वैसे तो पूरे भारत में शायद 1,00,000-2 लाख होंगे, करोड़ों नहीं है। ऐसे सरफिरे या कमीने लोग करोड़ों की संख्या में नहीं है, पर काफी संख्या में। अब उसकी वजह क्या है, क्यों वो सेना को महत्व नहीं देते? कि अमेरिका ने जब इराक को टेक ओवर किया तो पूरा इराक लूट लिया, पर इराक के जितने भी अमीर लोग थे, टॉप 1%, 2% पॉपुलेशन, उनमें से अधिकतर को अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी और उनको एकोमोडेट भी कर लिया। इराक के अंदर, अमेरिका के अंदर जितने भी क्लास 1 ऑफिसर थे इराक के, सबको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। इराक के जितने जनरल थे मतलब सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, कुछ इराक की सेना के
7,000 अफसरों को, 7 से 10,000 अफसरों को परिवार के साथ सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड दिया था अमेरिका ने। तो अमेरिका ने एक ट्रेंड एस्टैब्लिश किया कि हम जिस देश को लूटेंगे उस देश का जो अग्रवर्ग है, इलीट है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। मान लो आज भारत को पूरा टेक ओवर करता है तो भारत के जो टॉप 10-20 लाख लोग हैं उसको वो ग्रीन कार्ड दे देगा, सिटीजनशिप दे देगा, सारी फैसिलिटी दे देगा। अब मान लो पाकिस्तान और चाइना से हमारा युद्ध शुरू होता है तो बहुत सारे लोग हैं जो कि 24 घंटे में देश छोड़ के परिवार के साथ जा सकते हैं, और उन्होंने अमेरिका में इतनी दौलत खड़ी करके रखी है कि वहां अमेरिका में उनका घर है और घर में सारी फैसिलिटी है, चीनी भी होगी, चाय भी होगी, सिर्फ सुपरमार्केट से दूध खरीद के लाना होगा और चाय बन के पिएंगे वो आसाम से। आप भारत के 90% तो नहीं पर कम से कम कहूंगा 70-80% MP MLA, अधिकतर हाईकोर्ट के जज, अधिकतर सुप्रीम कोर्ट के जज, IAS IPS अफसर की लिस्ट खोलो तो जितने भी MP है उनके 2-3 बेटों में से एक ना एक लड़के के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड जरूर होगा। शायद ही कोई ऐसा MP हो जिसके कुछ का तो सारे लड़के अमेरिका में सेट हो चुके हैं। जैसे एक स्वदेशी मंत्री है भाजपा के, अपने आप को बहुत बड़े स्वदेशी कहते हैं, उनके 2 लड़के, 1 लड़की या 3 लड़के, में ठीक से याद नहीं आ रहा, यशवंत सिन्हा, सब अमेरिका में सेट हो गए। अमेरिका में उनके पास 2-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। इस तरह से ये तो एक एग्जांपल है, पर अधिकतर आप देखो तो उन्होंने अमेरिका में या तो यूरोप में या तो ऑस्ट्रेलिया में या तो न्यूजीलैंड में अलग अलग देशों में प्रॉपर्टी खरीद के रखी है। यानी जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बड़े पैमाने पे युद्ध हो गया जिसमें सब कुछ डूबने वाला है, उस दिन वो 24 घंटे के अंदर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या अमेरिका या किसी देश में चले जाएंगे और वहां उन्होंने खूब सारी प्रॉपर्टी खरीद के रखी है। तो वो सारे जो नेता है वो हमेशा ये कहते हैं कि सिर्फ कि ये ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल या सेना की मजबूती के पीछे मत दो, और भारत में बड़े पैमाने पे हथियार का उत्पादन करने पे भी ध्यान मत दो। ध्यान देना है तो किस पे दो कि किस तरह से ज्यादा तुरंत क्विक मनी, कोल है कि भाई कोयला खरीदो, कोयले की खान खरीदो, कोयला निकालो, बेचो, किसी को भी, चाइना को बेचना है तो चाइना को बेचो, इसको बेचना है तो इसको बेचो, पैसा कमाओ, और वो पैसे से फिर वो बाद में विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको भारत सेफ नहीं लगता। जो बड़ी पैमाने पे भारत का पैसा मॉरिशस में जा रहा है या स्विट्जरलैंड में जा रहा है, या तो ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह देशों में जा रहा है, उसका एक कारण ये है कि भारत का जो अग्रवर्ग है, इलीट, यानी जो सबसे धनिक 10 लाख लोग हैं, 10 लाख 15 लाख लोग हैं, वो अब भारत को सलामत नहीं मानते, इसलिए वो जितनी हो सके उतनी दौलत भारत के बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब उनके पास मान लो 10,000 करोड़ रुपया है तो वो 5-7 हजार करोड़ विदेश में रखेंगे, 3-4 हजार करोड़ भारत में रखेंगे। तो ये लोग आपको कहेंगे कि नहीं, भारत की सेना को मजबूत करने की जरूरत नहीं, आप ह्यूमन राइट्स पे फोकस करो, आप ये सेक्युलरिज्म पे फोकस करो, और वो उनके पास ऐसे बीसियों मुद्दे हैं, फ्रिंज मुद्दे मैं कहूंगा। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि एनिमल राइट्स, कि पाकिस्तान की सेना आके यहां पे 1-2 करोड़ को मार सकती है, तो वो कहते हैं कि इसकी तुम चिंता मत करो, एनिमल राइट्स पे फोकस दो, कि प्राणियों पे जो क्रूरता हो रही है, सर्कस में क्रूरता होती है या तो ये मदारी का खेल में क्रूरता होती है, वो सब बैन कराने में हमारी मदद करो, और जो लोग कुत्ते बिल्ली पे अत्याचार करते हैं वो नहीं होने चाहिए, और जो पकड़े जाए उसको सजा होनी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। कि एनिमल राइट्स को मैं बिलीव करता हूं, मैं खुद मानता हूं कि जो एनिमल फर है, कपड़ों में जो यूज होता है, कोट में यूज होता है, उसमें बैन आना चाहिए, हाथी दांत पे पूरा बैन आ जाना चाहिए। तो पर वो एक्टिविज्म को, पूरा एक्टिविस्ट को बोलते हैं कि तुम्हारे हफ्ते में जो भी 10-20-50 घंटे हैं तुम्हारे, वो सारे के सारे इसमें डाल दो, सेना के लिए 1 मिनट मत निकालो, सेना को मजबूत करने के लिए जो जो कानूनों की जरूरत है उसमें 1 मिनट मत डालो। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप सेना के प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखें। आप गूगल करो और पता लगाओ कि 1947 में कितनी हत्याएं हुई थी, कितने अपहरण हुए थे, और कितने प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, और वो इसलिए कम था, यानी क्यों मैं कम बोलता हूं, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान से जो 4 करोड़ लोग भाग के आए, उनके पास भागने के लिए भारत था।
पहले देखो कि पाकिस्तान में कितनी हत्या और अपहरण हुई, और अब इमेजिन करो कि वहां पे जो 4 करोड़ लोग भाग के आए, मान लो उनके पास भागने के लिए दुनिया में कोई कोना ही नहीं होता, तो उन 4 करोड़ लोगों की क्या हालत हुई होती। और इस बार यदि भारत पे चीन और पाकिस्तान का हमला होता है तो भारत में जो भारतीय है उनके पास भागने के लिए कोई कोना नहीं है। कहां भागोगे? एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब का समुद्र है कोई देश जहां पे 120 करोड़ लोग भाग के गुजारा कर सके? यानी इस बार यदि पाकिस्तान और चीन का हमला हम पे होता है तो परिस्थिति जो 1947 में हुई थी उससे 20-50 गुना ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब सेकंड, आप यदि इस सोच में हो कि भारत की सेना बहुत मजबूत है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो आप भारत की और चीन की सेना का कंपैरिजन करो और उससे ज्यादा कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, कि चाइना कितने हथियार अपनी फैक्ट्रियों में बना रहा है, अपने देश की अपनी फैक्ट्रियों में, और भारत कितने हथियार अपनी फैक्ट्रियों में बना रहा है। तो भारत अपनी फैक्ट्रियों में AK-100 राइफल भी नहीं बना रहा। भारत के सारे टैंक इंपोर्टेड है। जो अर्जुन टैंक जिसके बारे में शायद आपने बहुत सुना होगा, अभी तक में 50 टैंक भी मैन्युफैक्चर नहीं हुए। भारत के सारे टैंक है वो मेड इन रशिया है। भारत में कम से कम पाकिस्तान से फुल स्केल वॉर शुरू होता है तो कम से कम 15,000, 10,000 से लेके 20,000 टैंक मिनिमम चाहिए, और वो सारे टैंक मेड इन रशिया है। जिस दिन वॉर शुरू होगा उस दिन रशिया हो सकता है स्पेयर पार्ट की कीमत 50 गुना कर दे। हमारे पास फाइटर प्लेन कितने हैं? पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन चाइना से 1/3 भी नहीं है। और चाइना है उसके पास मेड इन चाइना फाइटर प्लेन है, वो भले हमारे मतलब रफाल या जो F सीरीज के अमेरिका के प्लेन है उतने कैपेबल ना हो, पर उसका बेनिफिट क्या है चाइना के जो मेड इन प्लेन है कि चाइना सैकड़ों प्लेन अपने देश में चाहे उतने बना सकता है क्योंकि उसके घर की फैक्ट्री है। और अंत में जो क्रूज मिसाइल है उसके बारे में देखो कि चाइना के पास कितने क्रूज मिसाइल है, लेसर गाइडेड बॉम्ब है, लेसर गाइडेड मिसाइल है। और चाइना लेसर गाइडेड बॉम्ब खुद मैन्युफैक्चर करता है। इतना ही नहीं, चाइना ने सबसे पहले लेसर गाइडेड बॉम्ब मैन्युफैक्चर किया था 1981 में, और 2000 मतलब 1999 में कारगिल का वॉर हुआ 98-99 में, तब हमारे पास लेसर गाइडेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, हमारे पास लेसर गाइडेड बॉम्ब था ही नहीं। और चाइना 1981 से मैन्युफैक्चर कर रहा है, और आज भी हम लेसर गाइडेड बॉम्ब मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो लेसर गाइडेड बॉम्ब है वो शायद मेड इन फ्रांस या मेड इन अमेरिका है। तो चाइना थोक के भाव लेसर गाइडेड बॉम्ब है वो उसका उत्पादन करके वो पाकिस्तान को दे सकता है। तो इस सेंस में आप देखोगे तो अमेरिका की, भारत की सेना को अब एक ही सहारा है, वो है अमेरिका का और रशिया का। चलो रशिया को भी मान लो, पर रशिया के हथियार इतने बेहतरीन नहीं है। रशिया की जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसके जो क्रूज मिसाइल है, उसके जो फाइटर प्लेन है वो उतने कैपेबल नहीं है जितने कि अमेरिका के हैं। अब ऐसी स्थिति में चाइना के बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइल आते हैं पाकिस्तान के थ्रू, तो हमारी सेना टिक नहीं पाएगी सिवा कि अमेरिका हमें मदद करे। एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि 1962 में जवाहरलाल गाजी ने कैनेडी को लेटर लिखा था कि भाई साहब, घुटने पकड़ लिए थे, उसके पांव पकड़ लिए थे लेटर में, कि आप अमेरिका में आओ और अमेरिका के एयरफोर्स की 4 स्क्वाड्रन हमें दो कश्मीर में बैकअप के लिए, क्योंकि एक भय था कि शायद चाइना कश्मीर पे भी अटैक कर सकता है, भय था, और 2 स्क्वाड्रन हम आसाम में रखेंगे, और अमेरिका के प्लेन, हमें अमेरिका के फाइटर प्लेन की मदद चाहिए कि वो चीन की सेना पे हमला करके चीन के एडवांसमेंट को रोक सको। आप गूगल करो, इंटरनेट पे जवाहरलाल गाजी का नाम जवाहरलाल नेहरू है, तो गूगल पे टाइप करो तो जवाहरलाल नेहरू लिखना, जवाहरलाल नेहरू लेटर कैनेडी चाइना वॉर, इस तरह से 2-4 कीवर्ड टाइप करोगे आपको वो लेटर के बारे में आ जाएगा। तो कैनेडी ने एक ये भी कमेंट किया था कि भाई ब्रिटेन भी हमारी मदद मांगने आया था, लेकिन हिटलर से वो 2 साल तक हमारी मदद मांगे बिना लड़ा था, और वो भी हिटलर जैसी सेना से। और ये भारत है कि अभी 2 दिन नहीं हुआ और हमारी मदद मांगने आ गया। और उसके पीछे गिनती भी ये थी कि रशिया ने चाइना पे प्रेशर डाला कि आप युद्ध बंद करो, वरना भारत है वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाएगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। और चाइना ने भी इसी डर से अपनी सेना रोक ली कि भाई अब हमने ज्यादा खींचा तो हम भारत की सेना को तो हराते जाएंगे, लेकिन
यदि भारत अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया तो अमेरिका की सेना लड़ने आएगी तो हम टिक नहीं पाएंगे, और पूरा का पूरा अमेरिका है वो, और पूरा का पूरा भारत है वो अमेरिका का जियो कैपिटल बेस हो जाएगा। तो अब इसकी तरह से अमेरिका के पांव भारत में मजबूत हो जाएंगे, जो कि फ्यूचर में हमको खतरा बन सकता है। इसलिए फिर चीन ने कदम वापस खींच लिए। लेकिन 1962 में जो चीन ने कदम वापस खींचे उसका एक कारण ये अमेरिका का भय था और रूस का दबाव कि भाई अब युद्ध बंद करो वरना भारत है वो अमेरिका के खेमे में चला जाएगा। तो इससे आपको अंदाजा आएगा कि भारत की सेना 1962 में कितनी चीन के मुकाबले कमजोर हो गई थी, और आज उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है चीन के मुकाबले में। 1950 में हम चीन से 10 गुना शायद ज्यादा शक्तिशाली थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर 62 में हालत यह हो गई थी कि हम चीन के कंपैरिजन में कमजोर हो गए थे, और आज स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। और हम जो 3-4 युद्ध पाकिस्तान से जीत गए वो कोई खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान एकदम कमजोर देश था, उसको तो हम आज भी हरा सकते हैं। लेकिन यदि चीन उसकी मदद में आएगा फुल स्केल हेल्प के लिए तो फिर भारत की सेना टिक नहीं पाएगी। अब तीसरा आप सोचो कि यदि भारत की सेना रूपी दीवार खत्म हो गई तो पाकिस्तान के अंदर जो 1 करोड़ 2 करोड़ लोग AK-47 लेके बैठे हैं, काम धंधा तो है नहीं वहां पे किसी को, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी भरी पड़ी है, वहां पे क्राइम्स इतने ज्यादा है, उद्योग धंधे ठीक से चल नहीं रहे, तो वो लोग के पास और 1-2 करोड़ जितनी AK-47 है तो उनके लिए लूटपाट वो रोज का काम है उनके। वहां पे पाकिस्तान में क्राइम इतना ज्यादा है कि मारना मरना उनके लिए आम बात है। वो सब एक तरह से क्रिमिनल कंट्री बन चुका है, और वहां के लोगों को इस तरह का खुला मैदान मिले तो वो यही देखेंगे कि यहां पे देश के अंदर मारने मरने से बजाय वहां जाके मारे, भारत में जाके मारते मरते, क्योंकि वहां बचने के ज्यादा चांस है, क्योंकि किसी के पास AK-47 तो है नहीं, 120 करोड़ टारगेट है और किसी के पास AK-47 नहीं है, घुस जाओ जाके। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी परिस्थिति क्या हो सकती है। और फिर आप देखो कि सेना को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व होती है छोटे उद्योगों की, तो छोटे उद्योगों को कौन बचा सकता है। आज प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर परेशान करता है। आप किसी दोस्त से या रिश्तेदार से मिलो जो कि 30-40 लेबर की फैक्ट्री चलाता हो, और उससे पूछो कि भाई आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले कितना परेशान करते हैं, एक्साइज वाले कितने परेशान करते हैं, कस्टम्स वाले, इनकम टैक्स वाले, इलेक्ट्रिसिटी कर देने वाले, इलेक्ट्रिसिटी का लाइनमैन होता है वो भी आके उसको धमका के पैसे मांगता है। तो इस तरह से वो उस आदमी का यूं समझो कि 70-80% टाइम है ये खातिरदारी में चला जाता है। कभी MLA ने फोन करके गाड़ी मांगी, कभी इनकम टैक्स का कमिश्नर आता है, वो कहता है कि मेरे परिवार के लोग आ रहे हैं, उस गाड़ियां भेजो उसको घुमाने के लिए, और वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, अपनी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे फोकस नहीं कर पाता। इसलिए आप देखते हो कि हमारी प्रोडक्ट हर जगह मार खा रही है, इंडिया के अंदर भी मार खा रही है। आप एक गणेश की मूर्ति खरीदने जाओ बाजार में, छोटी सी 2-4 इंच की, मैं 99% गारंटी से कहता हूं वो गणेश की मूर्ति वो मेड इन चाइना होगी। वो क्यों मेड इन चाइना होगी? क्योंकि चाइना में जितनी लो कॉस्ट से और जितने मास स्केल पे प्रोडक्शन होता है उतना इंडिया में अब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां का जो उद्योगपति है उसका टाइम इसी में बर्बाद हो जाता है कि वो अपने फैक्ट्री के पीछे टाइम ही नहीं दे पाता। तो अब गणेश की मूर्ति भी अब मेड इन चाइना आ गई। तो इसलिए कौन कौन से कानूनों से ये परिस्थिति सुधर सकती है, आप उस पर ध्यान दो। और यदि सारा टाइम आप तेल साबुन में बिता दोगे तो फिर कानून पे ध्यान कौन देगा? कानून पे कोई ध्यान नहीं देगा तो सेना मजबूत नहीं हो पाएगी। तो इसमें फिर हमारा दुश्मन का ही फायदा है, और दुश्मन चढ़ गया तो फिर पता नहीं क्या संस्कृति बचेगी, क्या धर्म बचेगा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद।